कहानी की शुरुआत वेस्ली नाम के एक आदमी से होती है जो अपने घर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए खतरनाक ट्रैप्स लगा रहा होता है। उसने घर के हर कोने में कैमरे लगाए थे और यहाँ तक कि छत पर भी कांटेदार तार बिछाई थी ताकि कोई भी अंदर घुसने की कोशिश न कर पाए। अब ये सब करते हुए वेस्ली साफ तौर पर डरा हुआ और हर समय सतर्क नजर आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पड़ोस के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो तुरंत उस दिशा में भागता है जहाँ उसे कोडी नाम का आदमी खुलेआम शूटिंग की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आता है। अब ये देखकर वेस्ली गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो इतनी लापरवाही से निशानेबाजी बंद करे क्योंकि इस समय सड़क पर बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन कोडी उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि वो सिर्फ उस डरावनी रात की तैयारी कर रहा है जिसका सामना उन्हें बहुत जल्द करना पड़ने वाला है। अब वेस्ली को भी पता था कि कोडी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वापस अपने काम में लग जाता है, जिसके बाद वो अपना सारा काम खत्म करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो अपने भाई की पत्नी को साफ शब्दों में बता देता है कि अब पूरा घर अच्छी तरह लॉक हो चुका है। इसके बाद वो उसे सर्वाइवल के सारे नियम फिर से याद दिलाता है कि किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, जरा भी शोर मत करना और किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। वो ये भी कहता है कि अगर खुद को या एमा को बचाने के लिए गोली चलानी पड़े तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। जिसके बाद पूरा परिवार एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो तस्वीर लूसी के पति की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थे। दरअसल ये सिर्फ एक मौत नहीं थी बल्कि एक खौफनाक अतीत का हिस्सा था। यानी पिछले साल आसमान में एक रहस्यमयी और खतरनाक सुपर मून दिखाई दिया था जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। उस सुपर मून की किरणों की चपेट में आते ही लोग भयानक म्यूटेशन का शिकार होने लगे थे और देखते ही देखते इंसान डरावने और खूंखार जीवों में बदल गए थे। लूसी के पति भी बदकिस्मती से उन्हीं लोगों में से एक थे जो उस रात राक्षस बन गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वही खौफनाक मंजर अब एक बार फिर लौटने वाला था। वैज्ञानिकों ने गहरी रिसर्च और जांच के बाद पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी जारी की थी। उनका कहना था कि जल्द ही आसमान में एक और सुपर मून दिखाई देने वाला है और उसके आते ही म्यूटेशन का वह खूनी दौर दोबारा शुरू हो सकता है। यही वजह थी कि पूरी दुनिया एक अनजाने डर और खौफ के साए में जी रही थी। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक था इस कहानी का मुख्य किरदार वेस्ली, जो अपनी भांजी एमा और उसकी माँ ल्यूसी को अलविदा कहकर घर से बाहर निकल गया क्योंकि आज उसे अपनी टीम के बाकी वैज्ञानिकों के साथ एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है उसके सामने शहर का डरावना माहौल साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई सुपर मून आने से पहले किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच जाना चाहता है, लेकिन वेस्ली इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद वो कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचता है जहां दुनिया भर की मीडिया और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। तभी टीम के लीडर डॉक्टर रोमन प्रेस के सामने वेस्ली का परिचय देते हुए बताते हैं कि वो ग्लोबल रैपिड रिस्पॉन्स टीम का लीडर है। इसके बाद वे उसकी टीम के बाकी सदस्यों का भी परिचय करवाते हैं। उनमें इवान सेकंड इन कमांड था जबकि एमी एक चीफ बिहेवियरल एक्सपर्ट थी। इसके बाद डॉक्टर रोमन लोगों को समझाते हैं कि सुपर मून की चांदनी इंसानी डीएनए में तेजी से म्यूटेशन शुरू कर देती है। यानी जैसे ही कोई इंसान मूनलाइट के संपर्क में आता है उसका शरीर धीरे धीरे एक खूंखार जीव में बदलने लगता है। फिर वे बताते हैं कि आज रात सीडीसी की टीम इसी म्यूटेशन को रोकने का तरीका ढूंढने वाली है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने एक खास लिक्विड तैयार किया है जिसका नाम मून स्क्रीन रखा गया है। उनके मुताबिक ये लिक्विड मूनलाइट और इंसानी डीएनए के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। आखिर में डॉक्टर रोमन सभी लोगों को सख्त चेतावनी देते हैं कि रात होते ही कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलने की गलती न करे। अब इस बीच लूसी के घर पर उसकी पड़ोसी रेगन दरवाजा खटखटाती है। वो एमा के लिए कुछ कैंडीज छोड़ने आई थी ताकि डर और तनाव के इस माहौल में एमा थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। ये देखकर लूसी उसे आज की रात काम आने वाला कुछ जरूरी सामान देती है और सावधान रहने के लिए कहती है। उस समय दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वे अच्छी तरह जानती थीं कि रात होते ही हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च फैसिलिटी में वैज्ञानिक और मिलिट्री के जवान तेजी से तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी कुछ वॉलंटियर्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में वहां लाया जाता है। असल में वैज्ञानिक आज रात उन्हें मूनलाइट के संपर्क में लाकर ये जांचना चाहते हैं कि उनका तैयार किया गया सीरम सच में म्यूटेशन को रोक सकता है या नहीं, क्योंकि अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो शायद पूरी दुनिया को इस खौफनाक बीमारी का स्थायी इलाज मिल सकता है। उन टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है माइल्स, जो वैज्ञानिक एमी का पति है।
टेस्ट शुरू होने से पहले माइल्स को मजबूत लोहे की जंजीरों से बांधकर एक विशाल स्टील के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, ताकि अगर वो म्यूटेंट भी हो जाए तो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। अब धीरे धीरे सूरज क्षितिज के पीछे छिपने लगता है और पूरी दुनिया उस डरावनी रात की उलटी गिनती में डूब जाती है। इस बीच वेस्ली और उसकी टीम के बाकी सदस्य खास प्रोटेक्टिव सूट्स पहन लेते हैं, जो उन्हें सुपर मून की खतरनाक रोशनी से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को रखा गया है। वहां माइल्स के अलावा एक महिला और 2 पुरुष भी मौजूद हैं। इसके बाद वैज्ञानिक उन सभी वॉलंटियर्स की आंखों में मून स्क्रीन सीरम की खास ड्रॉप्स डालते हैं। फिर उनकी पूरी बॉडी पर भी उसी सीरम को स्प्रे किया जाता है, ताकि सुपर मून की खतरनाक रोशनी उनके डीएनए तक न पहुंच सके। अब पूरा रिसर्च सेंटर सुपर मून के पूरी तरह असर दिखाने का इंतजार कर रहा था। तभी टेस्टिंग शेड की छत धीरे धीरे खुलने लगती है और आसमान में चमकता हुआ विशाल सुपर मून दिखाई देने लगता है। उस पल वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था, लेकिन कुछ सेकंड गुजरने के बाद भी कोई भी वॉलंटियर म्यूटेंट नहीं होता। ये देखकर सभी वैज्ञानिक खुशी से चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सीरम सफल हो चुका है। इसके बाद पूरी टीम उत्साहित होकर एक्सपेरिमेंट के अगले चरण की तैयारी करने लगती है। तभी वेस्ली और डॉक्टर रोमन टेस्ट सब्जेक्ट्स के ब्लड सैंपल्स को ध्यान से जांचते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये म्यूटेशन दरअसल शरीर की किसी तरह की इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस रिस्पॉन्स है, जो सुपर मून की रोशनी से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये प्रतिक्रिया पिछले साल से पहले कभी सामने क्यों नहीं आई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माइल्स के शरीर में बदलाव शुरू होने लगते हैं और उसका शरीर तेजी से म्यूटेंट होने लगता है। ये देखकर सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि मून स्क्रीन सीरम का असर सिर्फ 60 मिनट तक ही रहता है। उसी समय बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे म्यूटेंट होने लगते हैं। अब हालात बेकाबू होते देख एमी तुरंत छत बंद करने का आदेश देती है और इसी अफरा तफरी के बीच इवान सीरम वाला मशीन चालू करता है और माइल्स पर दोबारा स्प्रे करने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन तभी म्यूटेंट हो चुका माइल्स पिंजरे की सलाखों के बीच से हाथ निकालकर मशीन को पकड़ लेता है और उसे जोर से धक्का मार देता है, जो सीधे बाकी उपकरणों से टकराती है, जिससे एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी पूरे लैब की बिजली गड़बड़ा जाती है और छत पूरी तरह बंद नहीं हो पाती। अब सुपरमून की खतरनाक रोशनी सीधे अंदर आने लगती है और कुछ ही सेकंड में सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स डरावने खूंखार बीस्ट्स में बदल जाते हैं। तभी चारों तरफ की मशीनें फटने लगती हैं और पूरा रिसर्च सेंटर तबाही में बदल जाता है। ज्यादातर वैज्ञानिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच एक जोरदार धमाके से डॉक्टर रोमन का प्रोटेक्टिव सूट फट जाता है और उसका शरीर सीधे मूनलाइट के संपर्क में आ जाता है। धीरे धीरे उसका डीएनए भी रिएक्ट करने लगता है। ये देखकर वेस्ली उसे पकड़कर नीचे दबाने की कोशिश करता है, जबकि इवान जल्दी से ट्रैंक्विलाइजर ढूंढने भागता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल में डॉक्टर रोमन पूरी तरह से एक खूंखार वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और उनका विशाल और घने बालों से भरा शरीर सूट को चीरकर बाहर निकल आता है। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो खूंखार जीव अपने नुकीले पंजों से इवान पर जानलेवा हमला कर देता है, जिससे इवान लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ता है। तभी एक वैज्ञानिक घबराकर गोली चला देता है, जिससे म्यूटेंट हो चुका डॉक्टर रोमन वहां से भाग निकलता है। लेकिन उन गोलियों की वजह से आसपास के कई केजेस भी टूटकर खुल जाते हैं। अब बाकी वेयरवुल्फ्स भी आजाद हो जाते हैं और आर्म्ड साइंटिस्ट्स पर हमला शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों में पूरा रिसर्च सेंटर चीखों और गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। इस बीच एमी और वेस्ली घायल इवान को किसी तरह संभालते हुए इन्फर्मरी से होते हुए एक सुरक्षित कमरे तक ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों जल्दी जल्दी उसके घाव का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक इवान के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसकी हालत हर सेकंड बिगड़ती जा रही थी। वेस्ली और एमी उसे बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मगर घाव इतने गहरे थे कि कुछ ही देर बाद इवान तड़प कर दम तोड़ देता है। अपने साथी इवान की मौत के बाद दोनों अंदर से टूट जाते हैं। इस खौफनाक माहौल में अब उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। तभी एमी घबराई हुई आवाज में कहती है कि उन्हें इसी कमरे में खुद को बंद कर लेना चाहिए और किसी मदद के आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वेस्ली भारी मन से उसे कड़वी सच्चाई बताता है कि बाकी का स्टाफ पहले ही इस फैसिलिटी को खाली करके जा चुका है। अब यहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए अगर उन्हें जिंदा बचना है तो अब उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। उधर शहर में लूसी अपनी बेटी एमा के साथ घर के अंदर थी। तभी अचानक आसपास के घरों की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। ये देखकर कोडी और लूसी दोनों सतर्क हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेगन अपने घर में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी
लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसके पीछे अंधेरे में एक विशाल और डरावनी आकृति उभरती हुई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। इधर लूसी अपने घर के सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है। तभी उसे सड़क पर एक और खूंखार जीव तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, जो घर के बाहर लगे पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी ये नजारा कोडी देख लेता है, जो तुरंत अपनी खिड़की से उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी सारी गोलियां निशाना चूक जाती हैं और अगले ही पल वो वेयरवुल्फ्स घर की खिड़की तोड़ देता है, जिससे सुपर मून की रोशनी सीधे अंदर आने लगती है। अब जैसे ही मूनलाइट कोडी पर पड़ती है, उसका डीएनए भी रिएक्ट करने लगता है और धीरे धीरे वो खुद भी म्यूटेंट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फैसिलिटी के अंदर एमी और वेस्ली चुपचाप छिपते हुए आगे बढ़ रहे थे, ताकि वेयरवुल्फ्स की नजर उन पर न पड़े। अब बढ़ते बढ़ते वे आर्मरी तक पहुंच जाते हैं, जहां दोनों भारी हथियार और एक्स्ट्रा एमो उठा लेते हैं। इसके बाद वे अपनी आंखों में दोबारा मून स्क्रीन ड्रॉप्स डालते हैं और शरीर के खुले हिस्सों पर सीरम स्प्रे करते हैं। फिर दोनों अपनी घड़ियों में 60 मिनट का टाइमर सेट कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि इस सीरम का असर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहता है। इसलिए समय खत्म होने से पहले उन्हें दोबारा नया सीरम इस्तेमाल करना बेहद जरूरी था। तभी वेस्ली एमी से वादा करवाता है कि अगर उनमें से कोई भी म्यूटेट होने लगे तो दूसरा बिना हिचकिचाए उसे गोली मार देगा। इसके बाद दोनों पूरी तैयारी के साथ वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी मुलाकात माइल्स से हो जाती है, जो अब पूरी तरह एक खूंखार बीस्ट बन चुका था। उसे देखकर एमी तुरंत पास लगे एक बल्ब पर गोली चला देती है। जैसे ही बल्ब फटता है, चारों तरफ बिजली की तेज चिंगारियां फैल जाती हैं। उन स्पार्क्स को देखकर माइल्स का ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एमी और वेस्ली वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद वे वेस्ली की कार तक पहुंच जाते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वेस्ली लूसी को फोन करता है। लूसी फोन उठाकर उसे कैमरों में दिख रही उन सभी खौफनाक चीजों के बारे में बताती है। तभी अचानक रेगन घर के बाहर पहुंच जाती है और रोते हुए लूसी से दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगती है। उसे देखकर लूसी उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वेस्ली उसे बार बार चेतावनी देता रहा कि दरवाजा खोलना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी लूसी कैमरे के जरिए देखती है कि एक वेयरवुल्फ अचानक रेगन पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में उसे भी मार डालता है। फोन पर ये सब सुनकर वेस्ली का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सीधे एक बस से जा टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कॉल तुरंत कट जाती है। तभी कैमरेज में उसे पता चलता है कि रेगन पर हमला करने वाला वेयरवुल्फ्स और कोई नहीं बल्कि म्यूटेंट हो चुका कोडी था, जो बार बार अपने शरीर को फेंस से टकराकर इलेक्ट्रिक ट्रैप एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लूसी तुरंत पेपर स्प्रे सिस्टम चालू कर देती है, जिससे कोडी कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। उधर कार में आग तेजी से फैलने लगती है। ये देखकर एमी और वेस्ली किसी तरह बाहर निकलते हैं। अब दोनों के पास पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वे छिपते छिपाते आगे बढ़ते रहे। लेकिन तभी उन्हें कुछ वेयरवुल्फ्स सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ते हुए दिखाई दिए। ये देखकर वे दोनों कुछ पल के लिए अपनी सांसें थाम लेते हैं, फिर चुपचाप पार्क की हुई गाड़ियों के पीछे से छिपकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से और भी वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं। अब हालत ऐसे हो चुके थे कि एमी और वेस्ली पूरी तरह उन खूंखार बीस्ट्स के बीच घिर चुके थे। इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक कार के नीचे छिप जाते हैं। वेयरवुल्फ्स लगातार आसपास की चीजें तोड़ते रहते हैं। एक बीस्ट तो उनकी कार को सूंघने भी लगता है, लेकिन किस्मत से वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता और कुछ देर के बाद सारे वेयरवुल्फ्स वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही एमी और वेस्ली को एहसास होता है कि रास्ता साफ हो चुका है, वे धीरे धीरे कार के नीचे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी वॉचेस का अलार्म बज उठता है, जो उन्हें दोबारा मून स्क्रीन इस्तेमाल करने की याद दिलाता है। लेकिन उस सन्नाटे में अलार्म की आवाज बहुत तेज गूंजती है और उसे सुनते ही आसपास मौजूद वेयरवुल्व्स फिर से सतर्क हो जाते हैं और अगले ही पल वे दोनों की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे एमी और वेस्ली को अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागना पड़ता है। अब दोनों पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन तभी एमी की नजर एक मार्केट गेट पर पड़ती है, जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। ये देखकर दोनों तेजी से दौड़ते हैं और गेट पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले उसके नीचे से फिसलकर अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर पहुंचते ही उनके सामने एक छोटा लड़का आता है। वो बिना कुछ कहे उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। मजबूरी में एमी और वेस्ली उसके पीछे चल पड़ते हैं।
तभी वे देखते हैं कि मार्केट की अलग अलग दुकानों के पीछे कई लोग डरे सहमे छिपे हुए थे, जो बाहर फैले उस खौफनाक आतंक से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी वेस्ली को एहसास होता है कि ये मार्केट अंडरग्राउंड टनल से जुड़ा हुआ है, जिनका इस्तेमाल करके वे सुरक्षित तरीके से शहर पार कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक कोई एमी की गर्दन पर ब्लेड रख देता है। दरअसल वहां रहने वाले कुछ लोग उन पर शक कर रहे थे, इसलिए वे उन पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हालात को संभालने के लिए वेस्ली मजबूरी में उन्हें बताता है कि वो सिर्फ अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है। उसकी बात सुनने के बाद वो मिस्टीरियस ग्रुप उन्हें टनल के रास्ते तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद एमी और वेस्ली उस टनल को पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाला गेट खोलने वाले होते हैं, अचानक पीछे से एक खूंखार बेयर वुल्फ उन पर हमला कर देता है। उसे देखकर दोनों उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट उन्हें जमीन पर पटक देता है और वेस्ली को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी वेस्ली को एक लोहे की पाइप दिखाई देती है। ये देखकर वो पूरी ताकत से उस पाइप को वेयरवुल्फ्स के शरीर में घोंप देता है, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ्स खून उगलते हुए वहीं मर जाता है। अब दोनों किसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा मून स्क्रीन लगाना बेहद जरूरी था। इसलिए जैसे ही वे सीरम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसका असर लगभग खत्म हो गया था। ये देखकर दोनों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि बिना इस सीरम के मूनलाइट के बीच जिंदा रहना नामुमकिन था। तभी उन्हें पास में एक खुली दुकान दिखाई देती है। दोनों अपने शरीर को टार्प से ढकते हैं और तेजी से दुकान के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद वेस्ली तुरंत मून स्क्रीन को फ्रिज में रख देता है ताकि वो दोबारा ठंडा होकर काम करने लगे। तभी अचानक वेस्ली को दुकान के अंदर से अजीब आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो धीरे धीरे उस तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक छोटा बच्चा जो आधा म्यूटेंट बन चुका था, जमीन पर बैठा एक बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा था। तभी वो बच्चा वेस्ली की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वेस्ली उस बच्चे पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी एमी अपना टेजर इस्तेमाल करती है और उस क्रिएचर को बेहोश कर देती है। उधर शहर में वेयरवुल्फ्स लूसी के घर के आधे कैमरास तोड़ देते हैं। इसके बाद वे अपने विशाल शरीर को फेंस से टकराने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रैप बार बार एक्टिवेट होने लगता है और पूरे घर की लाइट्स गड़बड़ाने लगती हैं। अब लूसी के घर की सुरक्षा लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ दरवाजों पर लगाए गए बैरिकेड्स ही मॉन्स्टर्स को एक साथ अंदर आने से रोक रहे थे। हालांकि कुछ वेयरवुल्फ ट्रैप्स में फंस जाते हैं, लेकिन बाकी लगातार दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब खतरा बढ़ता देख लूसी और एमा पूरे घर में इमरजेंसी लाइट्स फैला देती हैं और हमले के लिए खुद को तैयार कर लेती हैं। तभी लूसी को छत पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो तुरंत एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती है और सीलिंग पर गोलियां चलाने लगती है ताकि वेयरवुल्फ्स अंदर न घुस पाए। अब कुछ देर तक उसकी ये तरकीब काम करती है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म होने लगती हैं। इस बीच एमी और वेस्ली दोबारा ठंडा किया हुआ मून स्क्रीन इस्तेमाल करके सड़क पर निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ आर्म्ड लोग दिखाई देते हैं, जो भारी हथियारों और बेहतरीन टीम वर्क के साथ वेयरवुल्फ्स से लड़ रहे थे। ये देखकर एमी और वेस्ली उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक एक वेयरवुल्फ्स पीछे से हमला करके उन लोगों में से एक आदमी को मार डालता है। ये देखकर उसका साथी घबराकर फायरिंग शुरू कर देता है। तभी वेस्ली और एमी तुरंत एक कार के पीछे छिप जाते हैं। उस दौरान एक और बीस्ट एक आदमी को पकड़कर उसका चेहरा नोच डालता है। अब ये देखकर एमी समझ जाती है कि वेयरवुल्फ्स उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो एक बेहद खतरनाक प्लान बनाती है। वो खुद डिस्ट्रैक्शन बनने का फैसला करती है ताकि वेयरवुल्फ्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और वेस्ली को हमला करने का मौका मिल सके। ये सुनते ही वेस्ली उसे जाने से मना करता है। वो जानता था कि ऐसा करना मौत को खुद बुलाने जैसा है, लेकिन एमी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसके मुताबिक अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो वे दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब ना चाहते हुए भी वेस्ली को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद एमी छिपने की जगह से बाहर निकलती है और जोर जोर से चिल्लाकर वेयरवुल्फ्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। तभी बड़ा वेयरवुल्फ्स उसके पास आता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो उस पर तुरंत हमला नहीं करता, बल्कि वो कुछ पल तक बस खड़ा होकर एमी को घूरता रहता है, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। अब इस मौके का फायदा उठाकर वेस्ली ट्रक पर चढ़ जाता है और लगातार उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। काफी गोलियां लगने के बाद वो उस विशाल वेयरवुल्फ्स को मार गिराता है। ये देख
देखकर बाकी बीस्ट डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद वेस्ली जल्दी से ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करता है और एमी को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही एमी उसकी तरफ बढ़ने लगती है तभी अचानक अंधेरे से एक विशाल बालों वाला हाथ निकलता है और उसे खींचकर गायब कर देता है। ये देखकर वेस्ली टूट जाता है, लेकिन उसके पास उसे ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए वो ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस बीच लूसी लगातार सीलिंग की तरफ गोलियां चलाते हुए एमा को छिपे रहने के लिए कहती रहती है, लेकिन अब लगातार गोली चलाने से उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब मजबूर होकर लूसी अपने लिए एक नाइफ उठाती है और एमा को बेयर डिटरेंट स्प्रे दे देती है। तभी एक वेयर वोल्फ्स खिड़की पर लगी लकड़ी तोड़कर घर के अंदर घुस आता है। ये देखकर लूसी और एमा तुरंत भागकर बेडरूम में छिप जाती हैं। तभी वेयर वोल्फ्स अपनी सूंघने की ताकत से उन्हें ढूंढने लगता है। अब वो लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है कि तभी बाहर से एक तेज हॉर्न की आवाज आती है और वो हॉर्न बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि वेस्ली था, जो ट्रक लेकर उनके घर पहुंच चुका था। इसके बाद वो सड़क पर मौजूद 4 वेयर वोल्फ्स की तरफ तेजी से ट्रक दौड़ाता है और एक एक करके उन्हें कुचल देता है। तभी आखिरी बीस्ट ट्रक पर छलांग लगा देता है। उसे रोकने के लिए वेस्ली ट्रक को सीधा कोडी के गैराज में दे मारता है। इधर बेडरूम में लूसी और एमा को लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन तभी अचानक एक वेयर वोल्फ्स दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। उसे देखकर दोनों डरकर भागती हैं। तभी लूसी एमा को क्लोजेट के अंदर धकेल देती है और खुद नाइफ लेकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है। वेयर वोल्फ्स सबसे पहले एमा तक पहुंचता है और क्लोजेट का दरवाजा तोड़ देता है। तभी एमा डरते हुए स्प्रे उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे बीस्ट कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। ये देखकर लूसी तुरंत पास पड़ी एक्स उठाती है और पूरी ताकत से वेयर वोल्फ्स पर हमला करके उसे मार डालती है। कुछ सेकंड बाद वेस्ली घर के अंदर पहुंचता है और अपने परिवार को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उन्हें गैराज की तरफ से वेयरवुल्फ की डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अब हालात और भी खराब हो चुके थे, क्योंकि उनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं और सूरज निकलने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। तब तक उस खूंखार बीस्ट से बच पाना लगभग नामुमकिन था। तभी वेस्ली समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक बेहद खतरनाक बलिदान। वो सबसे पहले अपने परिवार को आखिरी बार देखता है, फिर भारी मन से उन्हें अलविदा कहता है। इसके बाद वो लूसी को अपनी वॉच दे देता है, जिसमें 15 मिनट का अलार्म सेट था, और फिर अपने परिवार को बचाने के लिए वेस्ली अकेले ही घर से बाहर चला जाता है। बाहर कोडी का वेयरवुल्फ्स उसका इंतजार कर रहा था। तभी वेस्ली धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर सीधे सुपरमून की तरफ देखने लगता है और कुछ ही पलों में उसका शरीर भी म्यूटेट होने लगता है। इसके बाद कोडी और वेस्ली दोनों वेयरवुल्फ्स फॉर्म में एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन म्यूटेंट होने के बाद भी वेस्ली की मिलिट्री ट्रेनिंग साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो कुछ ही मूव्स में कोडी को काबू में कर लेता है और अपने विशाल पंजों से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। घर के अंदर लूसी दीवारों के टूटे हुए छेदों से ये सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब म्यूटेट हो चुका वेस्ली किसी भी पल घर के अंदर आ सकता है, इसलिए वो तुरंत एमा को कबर्ड में छिपा देती है ताकि कम से कम उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। तभी लूसी की नजर जमीन पर पड़ी एक आखिरी बुलेट पर जाती है। कांपते हाथों से वो अपनी गन तैयार करती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो वेस्ली को रोकने की कोशिश करती है। वो उसे उसके परिवार की याद दिलाने लगती है, उम्मीद करते हुए कि शायद उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा हो, लेकिन उसकी बातों का वेस्ली पर कोई असर नहीं होता और अगले ही पल वेस्ली जोरदार दहाड़ मारते हुए सील्ड बैक डोर को तोड़कर घर के अंदर घुस आता है। तभी लूसी उसे उसके भाई की तस्वीर दिखाती है, लेकिन तब भी वो नहीं रुकता। अब लूसी मजबूरी में गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी अचानक वेस्ली की वॉच का अलार्म बज उठता है। ये सुनकर वो तुरंत खिड़की पर गोली चलाती है, जिससे सुबह की सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है, और कुछ सेकंड बाद जब लूसी ऊपर देखती है तो वेस्ली फिर से इंसान बन चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।